दर्शकों, नया साल आने वाला है और सच कहें तो 2025 में हम बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं। बिल्कुल, मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा अब डिजिटल हो चुका है। लेकिन जितना ज़्यादा हम इस ऑनलाइन दुनिया से जुड़ रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा साइबर खतरे हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, और आने वाले समय में हम और भी ज़्यादा डिजिटल होने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें अलर्ट भी रहना होगा। बिल्कुल, तो चलिए जानते हैं कि 2025 में हमने किन किन डिजिटल खतरों का सामना किया, क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आई, और सबसे ज़रूरी बात कि 2026 में इन चुनौतियों से सीख लेकर कैसे हम सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सत्येंद्र शर्मा जी, चीफ मैनेजर IT पंजाब नेशनल बैंक से। स्वागत है आपका सर DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में सर। तो अगर हम 2025 की बात करें तो आपको क्या लगता है कि भारत में साइबर क्राइम का पैटर्न जो है वो पहले से किस तरह से बदला है? एक्चुअल में वर्ष 2025 में डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम दिखाई पड़े, जिसमें से मेन रूप से डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम, OTP फ्रॉड, मैट्रिमोनियल फ्रॉड और ये ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ये सारे प्रमुख रहे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी साइबर फ्रॉड कमिट किए गए। और वर्ष 2021 में जब हमारा CFC FRMS सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो उस समय लगभग 4.5 लाख केसेज रिपोर्ट हुए थे। ओके। लेकिन वर्ष 2024 तक आते आते इनकी संख्या 22,68,000 के आसपास हो गई। ओके। और इसमें टोटल 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जी। और अगर हम बात करें वर्ष 2025 की, तो जून 2025 तक टोटल इसकी साइबर इंसिडेंट की संख्या लगभग 35 लाख हो चुकी है। ओके। इसके अलावा जो हमारा लगभग 50% अमाउंट है साइबर फ्रॉड का, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है। इसमें I4C एनालिसिस के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपया पर मंथ का लॉस हो रहा है। ओके। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि अगर हम डिजिटल इंडिया के तेजी से बढ़ने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी अब एक नेशनल प्रायोरिटी कैसे बन गई है? चूँकि डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है और लोग डिजिटल रूप से अवेयर हो रहे हैं जी। आज की डेट में लगभग 86% घरों तक इंटरनेट की पकड़ है। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी को, साइबर सुरक्षा को नेशनल सिक्योरिटी का एक अभिन्न अंग के रूप में हम कह सकते हैं। जी। क्योंकि जब तक सभी लोग अवेयर नहीं होंगे, साइबर अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, तीनों का गठजोड़ बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक में भी कोई कमी पाई गई या एक भी कमज़ोर पड़ गया, तो पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तीनों का एक साथ होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर हम आम लोगों की बात करते हैं या नॉर्मल बात करते हैं, तो आम लोगों के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 हेल्पलाइन कितनी बड़ी राहत बनकर सामने आई है? एक्चुअल में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर 1930 या फिर पोर्टल cybercrime.gov.in ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि विदाउट गोइंग टू पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन जाए बिना आप घर बैठे ही 24/7 किसी भी टाइम पर जी अपनी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये इतनी कारगर साबित हुई है लोगों के लिए कि पहले क्या होता था कि पुलिस स्टेशन में लोग जाते थे, वहाँ पर भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती थी। और अभी कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है आसानी से। और इसके अलावा हमारा जो I4C है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इन्होंने एक दिल्ली पुलिस के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था कि एबव 10 लाख रुपीज़ की कोई भी अगर साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली E0 FIR में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने अपने लेवल पर 1 लाख या उससे अधिक की अगर साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट होती है तो उसको E0 FIR में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। और अभी इसी दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी 1 लाख और उससे अधिक का अगर कोई साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हो रहा है उनके यहाँ,
तो उसको भी E0FIR में वो कन्वर्ट करने का प्रोविज़न दे रखा है। जी, ओके। तो सर अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर हम अब तक के सालों की बात करें तो साइबर क्राइम की क्विक रिपोर्टिंग से फ्रॉड अमाउंट को रोकने या वापस लाने में कितनी सक्सेस मिली है? अगर हम अब तक की बात करें तो जैसा पहले भी बता चुके कि CFC FRMS वर्ष 2021 में स्टार्ट हुआ था जी। तब से लेकर और अब तक अराउंड 7,000 करोड़ रुपए को बचाया गया है इस हेल्पलाइन के माध्यम से। जी। ओके। तो सर बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और टेलीकॉम सर्विसेज के बीच जो कोऑर्डिनेशन बढ़ा है वो साइबर फ्रॉड को रोकने में किस तरह से मददगार साबित हो रहा है? बैंक, फिनटेक कंपनीज और जो टेलीकॉम सेक्टर है इनके कोऑर्डिनेशन से जो साइबर फ्रॉड है उसको रोकने में बहुत मदद मिली है क्योंकि हमारा डॉट ने एक टूल डेवलप किया है जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर बोलते हैं उसको। इससे ये मई 2025 में स्टार्ट हुआ था और अब तक लगभग 6 महीने में 660 करोड़ रुपए का फ्रॉड मतलब रोका गया है अलर्टनेस के माध्यम से। और जो हमारा ये फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है इसको मोबाइल नंबर को ये 3 रूप से वर्गीकृत करता है, जैसे मीडियम हो गया, हाई रिस्क हो गया और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। और इसका एक्सेस लगभग सारे बैंकों के पास है ताकि वो उसके आधार पर अपने अकाउंट्स को एनालिसिस करते हैं जी। और उसको फ्रीज करते हैं। बिल्कुल। तो इससे आम लोगों को कितनी राहत मिल रही है? आम लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि जो हमारा संचार साथी .gov.in है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का, उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन जी, या कोई कॉल आ रही है सस्पेक्टेड फ्रॉड की या फिर कोई SMS आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करने का प्रोविज़न किया गया उसमें। तो लोग उसमें जन भागीदारी के रूप में उसमें रिपोर्ट करते हैं और डॉट इसकी एनालिसिस करता है और आफ्टर एनालिसिस उन नंबर्स को ब्लॉक करता है जी। और अब तक लगभग 11 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक किया जा चुका है और लगभग 3 लाख IMI नंबर को भी ब्लॉक किया गया है इसके माध्यम से। बिल्कुल। तो सर अगर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट की बात करें तो इसका इस्तेमाल करके साइबर क्रिमिनल्स की पहचान और रोकथाम को किस तरह जो है हो रहा है इसका रोकथाम? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का अहम योगदान है ये साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए। जी। इसमें जो हमारा I4C है इसका एक समन्वय पोर्टल है जिसके माध्यम से सेंट्रल एजेंसीज और डिफरेंट स्टेट पुलिस की एजेंसी आपस में संपर्क में रहती हैं और जो भी क्रिमिनल है एक स्टेट का और दूसरे स्टेट में भी अगर उसका कोई लिंक है तो इसके माध्यम से जानकारी साझा की जाती है और उसी के हिसाब से इनको ट्रेस किया जाता है। इसके अलावा एक प्रतिबिंब मॉड्यूल भी है इसका। तो उस प्रतिबिंब मॉड्यूल से क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं और क्राइम का इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी मैपिंग आपस में की गई है। अच्छा। तो इस प्रकार से साइबर क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में मदद मिली है, आसानी हो गई है पहले से। बिल्कुल। तो सर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो रुको सोचो रिपोर्ट करो जो ये जन अभियान है, इससे लोगों के व्यवहार में किस तरह का फ़र्क आप देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के जो स्टॉप थिंक एंड टेक एक्शन का जो कैंपेन है ये शहर से लेकर के गांव तक के लोगों में इसकी पहुंच बनी है और यहाँ तक कि जब भी कोई साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है तो उसमें इसको जरूर बोला जाता है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का कि स्टॉप थिंक एंड टेक एक्शन। पहले आप इमीडिएट एक्शन मत लीजिए। अगर कोई आपके पास कोई ऐसी फ्रॉडलेंट कॉल आती है या कोई SMS आता है या कोई ईमेल आता है, पहले आप रुकिए, उसको सोचिए, यानी कि आप खुद भी सोचिए और विचार विमर्श भी कीजिए लोगों के साथ ताकि ये पता चले कि ये सस्पेक्टेड है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई एक्शन लेना है तब कोई एक्शन आप लीजिए, अदरवाइज आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। लोग जल्दबाजी में यही करते हैं कि फटाफट से कॉल लिया या कुछ भी चीज़ें होती है तो और फिर साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग बिना सोचे समझे इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं। तो उस एक्शन लेने का कारण यही होता है कि उनके खाते से पैसे निकल जाते हैं, उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है, उनका व्हाट्सएप हैक हो जाता है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टॉप थिंक एंड टेक एक्शन की रणनीति अपनानी होगी
तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। सर सवाल ये कि अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए 2025 में कौन से इनिशिएटिव ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं? रूरल एरियाज़ में और हमारे वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के माध्यम से जी काफ़ी हद तक उनको जागरूक किया गया है। इसमें I4C का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा स्टेट पुलिस भी अपने लेवल पर गांव में और जन जागरूकता अभियान चलाती हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारे बैंक्स हैं वो भी गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे पंजाब नेशनल बैंक ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इसका असर ये रहा कि बहुत सारे लोग जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार होने वाले हुए हैं, तो हमारे जो स्टाफ की मदद से वो रुक गया है वहीं पर। जी क्योंकि लोग आते हैं और क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में उन्हें डर बहुत लगता है, लोग आते हैं कि भाई हमारी ये FD तुलवानी है और हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जो है उसको ओपन ये ब्लॉक करा मतलब उसको तोड़ दीजिए और हम आगे फर्दर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर स्टाफ जागरूक है तो वो क्या करता है कि उनसे क्वेश्चन करता है, लेकिन अगर उसको तनिक भी सस्पिशियस लगता है तो इमीडिएटली वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी धनराशि को बचाया गया है। तो इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि 2025 में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी साइबर क्राइम रोकने में कितनी अहम हो गई है? आज के युग में जो सोशल मीडिया है वो बहुत ही एक स्ट्रांग टूल के रूप में उभरी है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पुलिस भी, I4C भी और बैंक भी अपना लोगों को साइबर जागरूक कर रहे हैं। जो I4C का ये अपना सोशल मीडिया हैंडल है साइबर दोस्त, उसके माध्यम से एक रेगुलर बेसिस पे साइबर अवेयरनेस फैलाई जा रही है और उसका ये असर है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो रहे हैं इसके माध्यम से। जी बिल्कुल। तो सर आगे देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिटीजन पार्टिसिपेशन के इस कंबाइंड मॉडल से भारत साइबर फ्रॉड को मिनिमम लेवल तक कैसे ले जा सकता है? देखिए, बिना जन भागीदारी के पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना साइबर अपराधों पर ये संभव नहीं है। पूरी तरह से तो वैसे भी प्रतिबंध नहीं लग सकता, लेकिन जितना अधिक से अधिक जन जागरूकता होगी उतना ही साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें पता है कि साइबर अपराध कैसे हो रहा है, उसके तौर तरीके कैसे हैं, क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स है, लेकिन हम क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने घर परिवार में बताते नहीं हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते नहीं हैं, तो वो अवेयर नहीं होते हैं। तो इसके कारण क्या है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेज रिपोर्ट हुए हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग खुद तो साइबर जागरूक हों और हम अपने परिवार के सदस्यों को, अपने जानने वाले लोगों को भी हम साइबर अवेयर दें ताकि साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिले। जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आज की सबसे बड़ी डिजिटल चैलेंजेस की बात करें तो आप किसे मानते हैं? देखिए, आजकल सबसे बड़ा डिजिटल चैलेंज जो है जी आपका मोबाइल फ़ोन ही है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या इसमें जो क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, क्योंकि जो बहुत सारे ऐप लोग इंस्टॉल किए हुए हैं उसको माइक्रोफोन का एक्सेस, लोकेशन का एक्सेस अननेसेसरीली प्रोवाइड कर दिए हैं। तो वो क्या करता है कि हमारी जो है हर एक बात सुनता है, हमारी लोकेशन ट्रेस करता है और लोग बिना सोचे समझे कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आपको थ्रेट एनालिसिस करनी है या अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करना है तो CDAC ने एक कवच 2 मोबाइल ऐप डेवलप किया है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी मलिशियस ऐप मान लीजिए आप में इंस्टॉल हुई है तो वो वहाँ पर तुरंत इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेगा। जैसे कोई APK फाइल साइबर क्रिमिनल्स अगर शेयर करते हैं आपके पास या मलिशियस लिंक शेयर करते हैं या कोई APK फाइल इंस्टॉल हो गई है तो उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करके रिमूव कर लेगा। ये सबसे सुरक्षित ऐप है। सर 2025 की अगर बात करें तो आपके हिसाब से इस 2025 साल में कौन सा सबसे बड़ा साइबर क्राइम जो इस टाइम हुआ है जिसे आप देखते हैं? 2025 में तो आपने भी सुना होगा कि 25 करोड़ रुपए तक, 30 करोड़ रुपए तक एक ही पर्सन से डिजिटल अरेस्ट स्कैम के माध्यम से ये साइबर फ्रॉड हुआ है। और दूसरा ये है कि जो हमारे यंगस्टर से लेकर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं
उनके साथ भी ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का फ्रॉड ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि मेन कारण यह है कि लोग लालच में आ जाते हैं और लालच में आने के कारण ये क्या करते हैं कि उनके द्वारा जो साइबर क्रिमिनल्स जो ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, उनसे जुड़ जाते हैं और अधिक से अधिक निवेश करते हैं और इस आशा में रहते हैं कि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा, इसी के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो सर हमारे फ़ोन में इस तरह की क्या हम ऐसी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं कि जिससे कि हम अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं? अभी हमने पहले भी बताया कि हमें जिस ऐप को जितनी एक्सेस हो उतनी ही परमिशन देनी चाहिए जी। अगर आपने अननेसेसरली कोई भी परमिशन किसी भी ऐप को दे दी तो जाहिर सी बात है कि आपका सारा डेटा आगे चला जाएगा। जी। दूसरा ये है कि हमें अपना व्हाट्सएप सिक्योर करने के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप हैकिंग के भी बहुत सारे मामले सामने आए हैं, तो व्हाट्सएप सिक्योर करने के लिए जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको, क्योंकि व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए OTP की ज़रूरत पड़ती है। जी। अगर आपका OTP कंप्रोमाइज भी हो जाता है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है तो आपका व्हाट्सएप हैक होने से बच जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज आए जिसमें लोगों का व्हाट्सएप हैक हो गया और व्हाट्सएप हैक होने के बाद जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनको मैसेज किया गया क्रिमिनल्स के द्वारा कि हम इमरजेंसी में हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, आप इस अकाउंट नंबर पर या इस UPI ID पर आप फंड ट्रांसफ़र कीजिए। जी। सर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी अगर हमारे साथ फ्रॉड होता है तब क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है जी, तो विदाउट डिले आप 1930 पर इमीडिएटली कॉल कीजिए ओके। या फिर cybercrime.gov.in पर भी आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी रिपोर्ट करानी चाहिए कंप्लेंट, ताकि जो आपका अल्टरनेट डिलीवरी चैनल है, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल है, उसे ब्लॉक किया जाए ताकि फर्दर फ्रॉड होने से बचा जाए। तो सर ये जो 1930 की जो हेल्पलाइन है इसमें हमें कितने वक्त पर हमें एक्शन लेना चाहिए, मतलब कितने वक्त पे हमें कॉल कर देना चाहिए? देखिए, जितनी जल्दी से जल्दी आप उस पर कॉल कर देंगे जी। उतना ही आपका जो पैसा ब्लॉक होने के चांसेस अधिक होंगे। जितना आप डिले करेंगे तो फिर क्या करेगा क्रिमिनल, एक जगह से दूसरी जगह फर्दर ट्रांसफर करके उसको निकाल सकता है। इसलिए इमीडिएटली कॉल करना चाहिए, विदाउट डिले 1930 पर आप इमीडिएटली कॉल करना होगा। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो दर्शकों, आज साइबर क्राइम बैटलफील्ड 2025 पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे सत्येंद्र शर्मा जी, चीफ मैनेजर IT पंजाब नेशनल बैंक से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।